Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 13th of October 2020. तो 13 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to see the current affairs news, they can visit our website. वेबसाइट का नाम है temsias.com, temsias.com. जिनको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जस्ट सर्च टेम्स UPSC, टेम्स UPSC विदाउट एनी स्पेस. जो पहला ग्रुप है द एग्जाम्स मेड सिंपल ऑफिशियल, दैट विल बी द ग्रुप ऑफ एग्जाम्स मेड सिंपल. आप ज्वाइन कर सकते हैं टेम्स UPSC, कोई स्पेस नहीं डालिएगा, TEMS UPSC आप सर्च कर लो, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा. तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. क्वेश्चंस देखते हैं. पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड अबाउट राजा राम मोहन रॉय. इनमें से कौन सा टाइटल राजा राम मोहन रॉय को दिया गया था? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज the father of Indian Renaissance, second the herald of a new age, 3 the prophet of Indian nationalism. इनमें से कौन कौन से टाइटल दिए गए थे राजा राम मोहन रॉय को? ऑप्शंस आर 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या 1, 2 and 3 only. Question number 2 is, which of the following movement was started to oppose the अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट को अपोज करने के लिए इनमें से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? ऑप्शंस आर, ए फराइजी मूवमेंट, बी अरावीपुरम मूवमेंट, सी देवबंद मूवमेंट, या डी अहमदिया मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 इज, अरेंज द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट्स क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करना है. फर्स्ट इज इंडिगो रिवोल्ट, सेकंड इज संथाल रेबेलियन, थर्ड इज मोपला रेबेलियन, या फोर्थ इज रंपा रेबेलियन. अब आपको बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा है. 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 1 3 4, या 2 3 4 1. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. ठीक है, इनके आंसर्स आप करने की कोशिश करिएगा. Now let's see the news analysis part. पहली जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट मूव्स टू स्पर डिमांड. जैसे आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट मूव्स टू स्पर डिमांड. एंड इसमें 2 न्यूज़ है. नो कंसेंसस ऑन स्टेट्स GST कंपनसेशन, ठीक है ना. और यहाँ पे तीसरा देखो, इन्फ्लेशन क्रॉसेस 7%, फैक्ट्री आउटपुट श्रिंक्स. अब ये तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट जैसे देखो ये है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. 7% अगर है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इन्फ्लेशन हम 4 ± 2% की रेंज में रखते हैं. मतलब कि 4 ± 2 इंडिया का ऑफिशियल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि इन्फ्लेशन को एक प्रॉपर रेंज के अंदर रखना, और वो रेंज क्या है? 4 ± 2%, यानी कि 2% से लेकर के 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और यहाँ पे देखो ग्रोथ भी कम है, डिमांड भी कम है, तो ये एक कंडीशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन कंडीशन आपको पता ना, स्टैगनेंट इन्फ्लेशन, मतलब कि आपकी इकोनॉमी मूव नहीं कर रही है, डिमांड ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है. ठीक है ना. वैसे क्या होता है कि अगर ग्रोथ ज़्यादा होती है, इफ़ द ग्रोथ इज इंक्रीजिंग और डिमांड इज इंक्रीजिंग, देन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस. लेकिन कई बार ये कंडीशन आती है जबकि ग्रोथ तो नहीं बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन है. अब ये तीनों न्यूज़ आइटम देखो, गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाने की बात कर रहा है, गवर्नमेंट और डिमांड को बढ़ाने की बात कर रहा है. अब देखो, गवर्नमेंट कैन डू 2 ऑफ द थिंग्स. मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने नोट्स में लिख दिया है कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रहते हैं. 2 ऑप्शन रहते हैं. देखो, 2 ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट इज टू कंटेन इन्फ्लेशन, सेकंड इज टू स्पर डिमांड. अब एक तो क्या करे, या ये करे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करे, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करे, एंड सेकंड वन इज टू स्पर डिमांड. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने चूज किया है डिमांड को स्पर करने का कोशिश करेगी. अब डिमांड को कैसे बढ़ाया जाएगा? देखो, दोनों के तरीके अलग होते हैं. इन्फ्लेशन को कंटेन करने का तरीका अलग होता है, डिमांड को स्पर करने का तरीका अलग होता है. कंटेन करना अगर इन्फ्लेशन को, तो लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, मतलब लोगों के हाथ से पैसा वापस लेना पड़ेगा ताकि उनके पास कम डिस्पोजेबल इनकम रहे. लेकिन अगर डिमांड बढ़ानी है तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू कंटेन इन्फ्लेशन, देन यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम द पीपल, है ना. एंड इफ यू वांट टू स्पर ग्रोथ, और इफ यू वांट टू इंक्रीज द डिमांड, देन यू हैव टू गिव मनी टू द पीपल, है ना. बोथ आर डायमेट्रिकली अपोजिट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच हैव टू बी डन. तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज चूजन टू स्पर demand, and therefore for increasing the demand or for increasing the consumption, they need to give more disposable income to the hands of the people. लोगों के हाथ में और ज़्यादा disposable income जानी चाहिए. disposable income का मतलब क्या है? वो इनकम जो वो खर्च कर सकते हैं या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, है ना. तो ऐसी इनकम अगर लोगों के हाथ में बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और इससे फिर उनका
डिमांड बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक मिनी स्टिमुलस प्लान ढूंढा है, मिनी स्टिमुलस प्लान ढूंढा है ताकि डिमांड लगभग 1 लाख करोड़ से बढ़ जाए। एंड इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, इंसेंटिव्स देने की बात की है टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज टू स्पेंड मोर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ताकि वो और ज़्यादा खर्चा करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एंड सर्विसेज में। एंड देयर विल बी इंटरेस्ट फ्री लोन्स विच विल गिवन टू द स्टेट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को। तो इससे क्या होगा कि स्टेट्स के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और लोगों को बोला गया है कि आप खर्चा कीजिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, सर्विसेज में, आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच विल बी देयर एंड इन्हीं तरीक़ों से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डिमांड को बढ़ाया जाए। अब मैंने आपको जीएसटी कंपनसेशन का बताया था कि स्टेट्स आर नॉट वेरी क्लियर, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डिसाइड ऑन अ प्रॉपर कंपनसेशन प्लान। सो व्हाट इज दिस कंपनसेशन एक्चुअली, आई वांटेड टू टेल यू द थ्योरी ऑफ दैट। तो आप सबको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का जब 101st अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में, दैट वाज रिगार्डिंग द जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम आई जिसने कि बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इसमें 3 पार्ट में है, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। एसजीएसटी इज स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी एंड द शेयर्ड वन इज आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है ना। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जब हम ये टैक्स रिजीम लाएंगे, व्हेन अ न्यू टैक्स रिजीम इज देयर, सो सपोज स्टेट्स आर लूजिंग रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर दे गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड इन दिस ईयर दे आर लूजिंग रेवेन्यू और गेटिंग लेस देन व्हाट दे गॉट इन द लास्ट ईयर। सो the central government will compensate for the loss of revenue for a period of 5 years which will end in 2022। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि अगर जीएसटी के लाने के कारण, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण अगर आप रेवेन्यू लूज करेंगे देन वी विल प्रोवाइड यू कंपनसेशन फॉर दैट लॉस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और 2017 से 5 साल का पीरियड 2022 तक का टाइम पीरियड था। अब ये कैसे फंड किया जाता है, सो दिस वाज फंडेड थ्रू अ कंपनसेशन सेस, ये कंपनसेशन सेस लगाया जाता है विच इज लेवीड ऑन द सो कॉल्ड डीमेरिट गुड। तो जो डीमेरिट गुड होते हैं, जैसे देखो आपको पता होना चाहिए कि 5%, 12%, 18%, 28% ये अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं जो कि जीएसटी के अंदर हैं। जो सिन गुड्स होते हैं, डीमेरिट गुड्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया कि कंपनसेशन कैसे भरा जाएगा स्टेट्स को, इसके लिए उन्होंने जो डीमेरिट गुड्स थे उन पे एक डीमेरिट सेस लगाने, कंपनसेशन सेस लगाया उनके ऊपर, ठीक है ना। शॉर्टफॉल कैसे निकाली जाएगी, द मैकेनिज्म फॉर विच इज गिवन इन सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी। तो जीएसटी एक्ट जो था उसके सेक्शन 7 में ये दिया गया था कि किस तरीके से ये शॉर्टफॉल कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये देखा जाएगा कंपनसेशन it will be done annually by projecting a revenue assumption based on 14% compounded growth from the base year। जो बेस ईयर है 15-16 से, उससे 14% कंपाउंडेड ग्रोथ पे लिया जाएगा। जो रेवेन्यू कैलकुलेशन होगा कि अगर आपका लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये देखने के लिए ये देखा जाएगा कि जो बेस ईयर था उससे 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। सो दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टैक्स के अंदर 5, 12, 18, 28% के स्लैब्स हैं, और जो सबसे ऊपर कैटेगरी है 28% उसमें लग्जरी गुड या सिन गुड्स या डीमेरिट गुड्स आते हैं, वहां पर कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, ठीक है ना। तो दिस वाज द बेसिक थ्योरी अबाउट योर इन्फ्लेशन, स्परिंग ग्रोथ एंड जीएसटी कंपनसेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है। सो यू कैन मूव विद मी। तो यहाँ पे आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक दूसरी न्यूज आइटम है, डिक्लेयर इंटायर पंजाब एज नोटिफाइड प्रिंसिपल मार्केट एरिया। अब ये जो शिरोमणि अकाली दल है उनका ये कहना है कि आप पूरे पंजाब को प्रिंसिपल मार्केट एरिया में कन्वर्ट कर दीजिए, प्रिंसिपल मार्केट एरिया में कन्वर्ट कर दीजिए। अब होता क्या है प्रिंसिपल मार्केट एरिया, या इसको प्रिंसिपल मार्केट यार्ड भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल मार्केट यार्ड। तो होता क्या है कि जो अभी जो एग्रीकल्चरल बिल्स आए हैं, फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल आया है, अभी आप सबको पता है फार्म बिल पास किए गए थे, तो उसके लिए शिरोमणि अकाली दल की उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल मार्केट यार्ड में आप कन्वर्ट कर दो। अब देखो ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ कि जो पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि पंजाब एपीएमसी जो एक्ट है, उसने 3 तरीके के यार्ड्स की बात की है। पंजाब एपीएमसी जो है वो 3 तरीके के यार्ड की बात करता है। पहला है
प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, दूसरा है प्रिंसिपल सब यार्ड, तीसरा है परचेज सेंटर। तो प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, सब यार्ड और परचेज सेंटर, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ यार्ड्स इन द पंजाब एपीएमसी एक्ट, ठीक है ना। और पंजाब एपीएमसी एक्ट पहले बोलता है कि पंजाब मंडी बोर्ड होगा, पीएमबी होगा, उसके अंदर ये 3 यार्ड होंगे, पंजाब प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, सब यार्ड एंड परचेज सेंटर। अब ये जो आपका प्रिंसिपल मार्केट यार्ड है, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड रहता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रॉपर सिविक एमिनिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे कि यहाँ पे शेड्स रहेंगे, ऑफिस बिल्डिंग्स रहेंगी, कैंटीन्स रहेंगे, प्लेटफॉर्म कैंटीन रोड्स रहेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा एंड इवन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस प्रिंसिपल मार्केट यार्ड। तो ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा कि यहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज रहती हैं। प्रिंसिपल मार्केट यार्ड का आइडिया कहाँ से है, वो पंजाब एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत दिया गया है कि पंजाब मंडी बोर्ड होगा और पंजाब मंडी बोर्ड के अंतर्गत प्रिंसिपल मार्केट यार्ड बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल मार्केट एरिया जो है, प्रिंसिपल मार्केट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, प्लस सेंट्रल एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहते हैं, मतलब कि जो आपका फार्म बिल होगा, ये सब चीज़ें होंगी, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहेंगी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे वांट टू कन्वर्ट द इंटायर स्टेट इनटू अ प्रिंसिपल मार्केट एरिया, इसीलिए वो प्रिंसिपल मार्केट एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं पूरे स्टेट को, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसमें पहला है फेडरलिज्म नॉट अ बाय पार्टीशन इंटरनल डायलॉग, नाउ अ पार्टीशन इंटरनल डायलॉग, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे जीन एडिटिंग, द गुड फर्स्ट एंड देन द वरीज, ओके। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो है फेडरलिज्म नाउ अ पार्टीशन इंटरनल डायलॉग। सिंपल सी बात है, ये आइडिया बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले आना चाहता था। देखो आइडिया ये है इसका कि जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट होता है, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आप सबने पढ़ा होगा, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, उसको कुछ ऑटोनॉमी, कुछ पावर दी जाएगी। अब ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि जो आइडिया है फेडरलिज्म का, वो अब महज एक इंटरनल आपसी बातचीत का एक वो बन के रह गया है। इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो GS2 में जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला पोर्शन है उसमें ये आएगा, ठीक है ना। अभी एक रिसेंटली मैंने आपको जस्ट ऊपर एक चीज बताई कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन सेस लगाती है ताकि जो कंपनसेशन है जो स्टेट्स को वो प्रोवाइड किया जा सके। एक और चीज़ आपको पता होगी, मैंने पहले ही पढ़ाई कि सेस के साथ एक ये चीज़ होती है कि सेस आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर ना करे तो भी चल जाएगा। सेस के लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता कि उनको शेयर करना पड़ता है ना, मतलब वो ना भी शेयर करें तो भी चलेगा। तो बेसिकली वही चीज़ हुई है। अभी रिसेंटली कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि सेस जो कि इसलिए लगाया गया था ताकि कंपनसेशन दिया जा सके स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो शेयर नहीं किया गया है। दैट हैज़ नॉट बीन शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे टाइम में जब आपको पता है कि कोविड-19 हुआ है, स्टेट्स ऑलरेडी परेशान है, कितनी बार हमने पढ़ा है कि एक तो उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी लूज कर दी आपको GST इंप्लीमेंट करवा करके, जो टैक्स लेने का पावर उनके पास था वो टैक्स वो नहीं ले रहे हैं, वो आपको उसको पावर दे दिया। और जब उनको कंपनसेशन देने की बारी आई तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कंपनसेशन यू टुक ऑल द मनी टू योरसेल्फ, है ना, आपने अपने प्लान्स और अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए उसको लगा लिया। तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट हैज़ थ्रेटेंड द फेडरलिज्म प्रिंसिपल हेयर, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि अब जो भी अटेम्प्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, दैट इज़ बेसिकली नॉट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट्स और फॉर दैट दे आर टेकिंग सोली दैट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए ही जो एग्रेरियन जो चेंजेस किए गए हैं, जो फार्म बिल्स में चेंजेस किए गए हैं और वहाँ पे जो डीरेगुलेशन करके मार्केट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, तो वो भी अपने आप में एक पॉइंट यही है, वो भी अपने आप में एक यही चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो जो प्राइवेट है उनको ज़्यादा बेनिफिट या कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, डूइंग बिजनेस एंड एग्रेरियन क्राइसिस। तो जो फार्म बिल्स है वो भी यही चीज़ दिखाते हैं कि प्राइवेट्स की एंट्री कैसे आएगी एज बायर्स और किस तरीके से अपने सेपरेट APMC मंडीज़ के आउटसाइड भी ट्रेड आप कर सकते हैं।
बोला तो यहाँ ये भी ये गया है कि जो फार्मर्स उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में थ्योरी ये होती है कि पहले साल उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, दूसरे साल उनको ठीक ठाक पैसा मिलता है, तीसरे साल से फिर उनको लॉस होना शुरू होता है। क्योंकि प्राइवेट कभी भी फर्स्ट ईयर प्रॉफिट के लिए नहीं जाता है, वो फर्स्ट ईयर हमेशा आपको प्रॉफिट देने के लिए जाएगा। जैसे कि जियो का एग्जाम्पल ले लो, जियो पहले साल जब आया तो उसने आपको प्रॉफिट दिया, फ्री में काम किया, दूसरे साल उसने भैया थोड़ा पैसा लेना शुरू किया, और तीसरे साल से आप देखो अब आप जब आपके ऊपर पूरा है तो फिर जियो भी उतना ही पैसा ले रहा है जितना कोई भी दूसरा सर्विस प्रोवाइडर ले रहा है, उससे ज़्यादा ही ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर इज देयर लॉस ईयर, सेकंड ईयर इज देयर गुड वन, एंड फ्रॉम थर्ड वन दे स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट। तो एक्चुअली प्राइवेट का प्रिंसिपल यही होता है जो मैंने आपको बताया ना कि पहला साल वो कभी प्रॉफिट के लिए नहीं जाते हैं। तो हो सकता है फार्म बिल से भी पहले साल उनको जरूर अच्छा मिले, दूसरे साल ठीक ठाक मिलेगा, बट तीसरे साल से जो फार्मर्स हैं उनको बिल्कुल तकलीफ होने वाली है। तो ऑथर ने वही कहा कि फेडरलिज्म हैज ऑलवेज बीन अ कंटेस्टेड कंसेप्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो फेडरलिज्म हमेशा से एक कंटेस्टेड एंड डिबेटेबल टॉपिक रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि इंडिया का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो उसमें यूनिटरी बायस बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पूरे लॉज जो हैं वो आपके बायस्ड रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड वही चीज़ की जा रही है कि अभी भी वही चीज़ हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इट इज़ मतलब कि क्लिंचिंग इट्स फिस्ट्स ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स, और बहुत सारा पावर ये अपने पास इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो दिस वाज आर्टिकल 1, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सेकंड आर्टिकल जो था जीन एडिटिंग द गुड एंड द बैड। अब इस साल के पहले तो सबसे पहले ऑथर ने नोबेल प्राइज की बात की। अब आप सबको पता है कि इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डुडना, इन दोनों को दिया गया था इस साल का जीन एडिटिंग के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। अब ऑथर ने सबसे पहले बताया CRISPR-Cas9 और इसके पुराने कुछ काम। तो CRISPR-Cas9 के बारे में ऑथर सबसे पहले ये बोलता है CRISPR जो टेक्नोलॉजी वो 1987 में कुछ जापानीज साइंटिस्ट ने जो स्टार्ट किया था इसके बारे में रिसर्च, जापानीज साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था 1987 में CRISPR की टेक्नोलॉजी को। CRISPR क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और Cas9 क्या है? CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ओके, CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9 इसको बोला जाता है। एंड ये एक जीन एडिटिंग टूल की तरह काम करता है जो कि आपके डीएनए को एडिट करने का काम, ऐड करने का काम, उसको रिमूव करने का काम, क्लीव ऑफ करने का काम, ये सारे काम ये करता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने सबसे पहले ये बोला है कि देखो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। ये सारे इसके बहुत सारे इसके अच्छे काम हो सकते हैं। ऑथर ने कहा कि इसके बराबर का रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट करने वाला केवल इसके पहले PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहा है, जिसके जो इन्वेंट किया गया था वह कैरी मुलिस इन 1983। तो कैरी मुलिस 1983 में उन्होंने PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो अभी आप टेस्ट करते हो ना RT-PCR, उसमें भी PCR यही है। तो RT-PCR या PCR सॉरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इट वॉज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस इन 1983। तो ऑथर का ये कहना है कि मतलब कि जो CRISPR है टेक्नोलॉजी उसके बराबर का इम्पैक्ट रखने वाली केवल एक PCR चीज़ ही रही है, अदरवाइज कोई भी इतना बड़ा मतलब डिस्कवरी नहीं रहा है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि ये जो जीन एडिटिंग टूल है CRISPR का जीन एडिटिंग वाला यूज़ है, इसको स्टार्ट किया था लिथुआनियन बायोकेमिस्ट वर्जीनियस सिक्सिनिस। ओके, तो वर्जीनियस सिक्सिनिस जो थी उन्होंने 2012 में Cas9 का यूज़ करके कैसे कट करते हैं डीएनए को इन अ टेस्ट ट्यूब ये बताया था। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि ठीक है इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डुडना को आपने दिया, क्रेडिट वॉज गिवन, बट वाई द क्रेडिट वॉज नॉट गिवन टू वर्जीनियस सिक्सिनस, उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया, ठीक है ना। और जब उसी फील्ड में दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़ तो उनको आपको देना चाहिए था क्रेडिट। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जिनके मतलब उनकी चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया गया। प्लस ऑथर ने यह भी कहा है कि सिर्फ CRISPR ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो जीन एडिटिंग का काम करती है, इसके पहले जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस भी यही काम करते थे, डायना कैरोल द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो डायना कैरोल को क्यों आपने नोबेल प्राइज़ नहीं दिया या क्यों उनके लिए केमिस्ट्री में कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, जबकि काम तो यही कर रहा है जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस। तो वही वाली बात है कि ऑथर ने कहा है कि थोड़ा सा एक बायस था जो कि इंक्लूड किया गया था इस बार, और कुछ लोग जो डिजर्विंग थे और उनको क्रेडिट देना चाहिए था उनको नहीं दिया गया। अब द गुड ऑफ जीन एडिटिंग ऑथर ने कहा है कि बहुत सारे थेरेपेटिक यूजेस होते हैं, जैसे कि आप कैंसर भी ट्रीट कर सकते हो, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस आप HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हो, जो उनके डिसीजेज होते हैं क्रॉप बहुत सारे इंसेक्ट्स रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट, आप उनको बना सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ जीन एडिटिंग। द बैड और द अगली,
ये जो पार्ट है, ये ऑथर ने ये कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसयूज भी की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड वॉज शॉक्ड इन 2018। कैसे शॉक में आ गया वर्ल्ड? जब क्रिस्पार Cas9 से एक जीन एडिटेड बेबी बनाई गई थी, ट्विंस बनाए गए थे, गर्ल्स, ट्विन गर्ल्स थी, बाय हे जियानकुई इन चाइना। हे जियानकुई ने इसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी किया। तो ऑथर ने कहा कि देयर आर मेनी एथिकल एस्पेक्ट्स एज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, एंड इंडिया हैज़ बीन, मतलब इंडिया ने बहुत पहले ये चीज़ सोच ली थी, इसीलिए बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोविजंस भी हैं जो कि इंडिया अप्लाई करता है। तो दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। सो यू कैन मूव विथ मी एज वेल, आप भी मेरे साथ मूव करते रहिए। पाकिस्तान एक्शन ऑन टेरर फंडिंग इनसफिशिएंट। अब ये कहा जा रहा है FATF द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा कि पाकिस्तान का जो एक्शन है टेरर फंडिंग में वो बहुत कम है, इसलिए उसको इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट में ही रखा जाएगा, कोई उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा। अब FATF क्या है? FATF याद रखिएगा एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में बनी थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में बनी थी। किसके इनिशिएटिव पे बनी थी? तो G7 के इनिशिएटिव पे बनी थी। इट वाज फॉर्म्ड इन द इनिशिएटिव ऑफ G7 के इनिशिएटिव में बनी थी। ना FATF का जो सेक्रेटेरिएट है वो OECD हेडक्वार्टर पेरिस में है। OECD हेडक्वार्टर पेरिस में इसका आपका सेक्रेटेरिएट है। एंड FATF में 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन से 2019 तक की बात बता रहा हूँ। इंडिया जो था वो ऑब्जर्वर बना था 2006 में FATF का। उसके बाद उसने फुल फ्लैग्ड मेंबरशिप के लिए काफ़ी प्रयास किए और 25 जून 2010 को इंडिया को 34वां मेंबर बनाया गया FATF के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है ना। रोल FATF का क्या है याद रखिएगा, जब FATF बना था 1989 में तो इंटरनेशनली वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड इनिशियली टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। देन इन 2001 अलॉन्ग विद मनी लॉन्ड्रिंग देयर वाज अ न्यू थिंग एडेड टू इट, दैट वाज टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए फिर उसको कर दिया गया। तो इसके बेसिकली यही दो काम हैं। दो लिस्ट हैं जिसमें ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट मतलब कॉल फॉर एक्शन कहा जाता है। ब्लैक लिस्ट इज एक्चुअली कॉल फॉर एक्शन। इट वाज कॉमन शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द FATF लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCT। तो जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ग्रे लिस्ट आर द कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो इस तरह से सेफ हेवन माने जाते हैं उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने एक्शंस करें ताकि वो ब्लैक लिस्ट ना होने पाए, है ना। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो अमेरिकन डुओ को मिला है। तो US इकोनॉमिस्ट पॉल मिलग्रोम, याद रखिएगा, US के इकोनॉमिस्ट हैं पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन और पॉल इनग्रोम को नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स का फॉर वर्क्स ऑन कमर्शियल ऑक्शन। जो कमर्शियल ऑक्शनिंग होती है ना, कमर्शियल ऑक्शंस होते हैं, उनके लिए, उस काम के लिए पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को नोबेल प्राइज दिया गया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या कर रहे थे, दिस डुओ वाज ऑनर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑक्शन थ्योरी। इंप्रूवमेंट किया इन्होंने टू द ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। इन्होंने न्यू ऑक्शन फॉर्मेट भी डिस्कवर किया, इस कारण से इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अब ऑथर ने यहाँ पे एक चीज़ बोली कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे जिन्होंने 1895 में विल दी थी अपनी, 1895 में उनकी विल आई थी, उसमें ओरिजिनली इकोनॉमिक्स का नाम नहीं था। उस समय मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर ये सब थे, लेकिन इकोनॉमिक्स का नाम नहीं था। इसीलिए इकोनॉमिक्स का जो है नोबेल है वो 1968 में स्टार्ट किया गया था बाय डोनेशन फ्रॉम स्वीडिश सेंट्रल बैंक, और इसीलिए इसको एक फॉल्स नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको फॉल्स नोबेल भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और न्यूज़ आइटम पढ़ेंगे जिसमें था कि क्लाइमेट चेंज इज लार्जली टू ब्लेम फॉर नियर डबलिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन द पास्ट 20 ईयर्स। UNDRR का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण पिछले 20 सालों में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो डबल हो गए हैं नेचुरल डिजास्टर्स पिछले 20 सालों में। किसका कहना है? UNDRR का कहना है, और इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। UNDRR क्या है? UNDRR को पहले UNISDR कहा जाता था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फोकल पॉइंट है ये फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये क्या करता है, इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। अभी जो सेंडाई फ्रेमवर्क आया था ना 2015 से 2030 तक के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क आया था सेंडाई, जापान में जगह है सेंडाई, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क आया था सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक के लिए आया था। तो उसका जो मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यूएनडीआरआर ही देखता है। अब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इट वाज क्रिएटेड इन 1999, 1999 में ये यूएनडीआरआर बना था टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। डिजास्टर रिडक्शन की स्ट्रेटेजी को इंटरनेशनली इंप्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था 1999 में, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एक और न्यूज़ आइटम आज हम पढ़ेंगे जो कि नहीं दिया है, टर्की वर्सेस ग्रीस। टर्की और ग्रीस के बीच में बहुत ज़्यादा एक घमासान टाइप का चल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द गैस एक्सप्लोरेशन टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का एरिया है वहाँ पे गैस एक्सप्लोरेशन को ढूंढने के लिए टर्की अपने शिप्स को भेज रहा है। अब वो शिप्स जो जहाँ जा रहे हैं वो है आइलैंड ऑफ कैस्टेलो रीजो। तो आइलैंड ऑफ कैस्टेलो रीजो में भेज रहे हैं। अब कैस्टेलो रीजो ग्रीस क्लेम करता है कि उसका है, ग्रीस कहता है कि उसका पार्ट है आइलैंड ऑफ कैस्टेलो रीजो, और टर्की कहता है कि नहीं हमारा पार्ट है कैस्टेलो रीजो। तो अब ये देखना है कि यहाँ पे क्या होता है, आगे क्या टर्न लेता है, बस ये थोड़ा याद रखिएगा। ये आपको मैप में दिखाते हैं, देखो ये टर्की है, यहाँ पे आइलैंड ऑफ कैस्टेलो रीजो है, दोनों है। अब यहाँ पे दोनों का आता है, देखो टर्किश ईजेड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे है, लेकिन टर्की बोलता है कि नहीं एक्सटेंडेड है हमारा, इसलिए हम कैस्टेलो रीजो में भी क्लेम करते हैं। और यहाँ पे ये ग्रीस है, देखो ग्रीस का भी एरिया यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे यही कारण है कि टर्की और ग्रीस के बीच में कैस्टेलो रीजो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा घमासान चल रहा है। और साइप्रस भी उस एंगल में, साइप्रस को भी यहाँ पे एंटी चल रहा है। तो साइप्रस, टर्की और ग्रीस एक एंगल बन रहा है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। आंसर जो थे वो राजा राम मोहन राय के तीनों हैं। कई लोग अगर आप सर्च करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में श्री अरविंदो का भी नाम आता है, श्री अरविंदो का, लेकिन इनको भी कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को भी कहा जाता है। मेन याद रखिएगा प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है उनको, ठीक है ना। अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद इसका आंसर होगा। क्रोनोलॉजिकल का जो आंसर है वो है C2134। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.